कैसा रहा आपका एक साल? अब एक साल बेमिसाल और विष्णु का सुशासन वो आप लोग देख ही रहे हैं धरातल पर क्या स्थिति आज पूरे प्रदेश में। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री छाती ठोक के बोल रहे हैं कि एक साल में जितना काम हुआ है वो 5 साल में नहीं हो पाया है, तो ऐसा क्यों लगता है कि काम नहीं हुआ है? तो बताए ना, दिखाए ना कहाँ पर है। कोई नया काम का भूमि पूजन कर दे, शिलान्यास की हो तो उसको दिखा दे, नया कोई प्रोजेक्ट बना। पिछले जितने काम पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत हुए थे, जिसका टेंडर लग गया था, भूमि पूजन हो गया था, वैसे काम को इन्होंने निरस्त किया है। तो जब हम बात करते हैं बड़े बड़े नेताओं से तो उनका कहना रहता है कि जो अगर इच्छा शक्ति की कमी है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फंड की कमी नहीं है, हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो क्या बस बोलने की बात है कि वास्तविक में भेदभाव होता है? ये केवल झूठ की बुनियाद पर अपनी नींव मजबूत करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, सत्ता आती है और जाती है। ये जो बीते एक साल आपका रहा है उसमें बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ की क्या क्या रही? देखिए, बीते सालों में कुछ जो पूर्व की सरकार के द्वारा निर्माण काम जो चालू हुए थे, क्या जो 33,000 शिक्षक भर्ती करना था और उसके बाद निकाल रहे हैं, क्या सही लगता है आपको? देखिए, बीएड वालों को तो आपने निकाल दिया, निकालने के नहीं, बीएड वालों को आपने निकाल दिया, बिठा दिया। अब उनके पास रोजी रोटी की समस्या, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो दूसरी नौकरी छोड़कर शिक्षक की नौकरी ज्वाइन किए थे, अब उनके पास दोनों निकल गए। वो वहाँ स्टॉक जमा हुआ है तो सोसाइटी बोल रहे हैं कि अभी आपका हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से धान उठाव नहीं हुआ है, तो बहुत समस्या हो रहा है किसानों को। लेकिन यदि लगातार ये स्थिति रही तो समिति लाश में जाएगा। और जो आने वाला 4 साल है तो इस दौरान क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कौन से क्षेत्र में आप विशेष ध्यान देने वाले हैं? मेरा शुरू से रहा है, मेरा बालोद जिला और खासकर मेरा गुंडरदेव विधानसभा कृषि आधारित है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक साल बेमिसाल का नारा दिया जा रहा है। अब बेमिसाल किसके लिए है, जनता के लिए या नेता के लिए, ये तो जनता तय कर रही है। साथ ही साथ जो योजनाएं बनाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा, उनकी पहुंच कहां तक है, अंतिम व्यक्ति तक है क्या उनके आसपास ही तक सीमित रह गया है, इसका हम लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, विधायकों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक साल में कितने विकास कार्य हुआ है, जो चुनाव से पहले वादे किए थे क्या उस रास्ते में चल रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुंवर सिंह निषाद जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। कैसा रहा आपका एक साल? अब एक साल बेमिसाल और विष्णु का सुशासन वो आप लोग देख ही रहे हैं धरातल पर क्या स्थिति आज पूरे प्रदेश में। किसान परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान, राइस मिलर्स परेशान, तो सारे लोग, और उसके बाद जो नौकरी में लग चुके थे उनको भी निकाल दिया गया। बीएड वाले जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं जिसकी नौकरी लगे थे उसे निकाल दिया, तो सारे लोग परेशान हैं। ये बड़ी बड़ी बात किए थे धरातल पर कि एक साल में ऐसा करेंगे, विष्णु का सुशासन है, मोदी की गारंटी है, डबल इंजन की सरकार है, और कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कि डबल इंजन की सरकार कुछ काम करते हुए। धरातल पर केवल एक ही काम उसका दिख रहा है। जितने घोषणा पत्र हुए थे उसमें एक काम है केवल महतारी वंदन का 1000, उससे छोड़ अगर कोई बता दे कोई नया इम्प्लीमेंट कोई काम हुआ है तो। लेकिन ये केवल झूठ बोलकर सत्ता में आए और आज इनकी हकीकत पता चल गई। इनके ही तथाकथित जो उस समय प्रत्याशी हुआ करते थे आज वर्तमान में सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। बड़ी बड़ी बातें किए थे किसानों के कर्जा माफ़ी का, लेकिन आज धरातल पर कहीं नहीं है। वो सीधा फिर झूठ बोल गए कि हमने तो केवल उस समय चुनावी सभा में कहा था, अब संकल्प में नहीं आया, घोषणा पत्र में हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग मतलब भरी भीड़ में जनता को आपने धोखा दिया है, झूठ बोला है, और उस झूठ की परिणति की सरकार आपकी तो बनी है, लेकिन आज पूरी जनता परेशान है। कितना विरोधाभास है सर आपकी बातों में, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसमें काम नहीं हुआ है, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री छाती ठोक के बोल रहे हैं कि एक साल में जितना काम हुआ है वो 5 साल में नहीं हो पाया है, तो ऐसा क्यों लगता है कि काम नहीं हुआ है? तो बताए ना, दिखाए ना कहाँ पर है। कोई नया काम का भूमि पूजन कर दे, शिलान्यास की हो तो उसको दिखा दे, नया कोई प्रोजेक्ट बना। पिछले जितने काम पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत हुए थे, जिसका टेंडर लग गया था, भूमि पूजन हो गया था, वैसे काम को इन्होंने निरस्त किया है। मतलब दुर्भावना देखिए क्या होता है। जनता सबकी होती है, जनता किसी पार्टी की नहीं होती। यदि मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, गुंडरदेव और अर्जुंदा नगर पंचायत में लगभग करोड़ों के विकास काम का पूर्ववर्ती सरकार ने हमने भूमि पूजन कर दिया था। इनके सांसद भी उसमें शामिल थे, नहीं होता तो बात अलग। इनके सांसद भी उस भूमि पूजन में, चाहे वो अर्जुंदा की बात हो या गुंडरदेव की बात, वो सारे पैसे जब सरकार बनी उसके बाद तुरंत वापस कर लिए। तो ये दुर्भावना है कि नहीं है?
तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, पूर्व में जो स्वीकृत काम है उसको तो पहले आप सेंक्शन करवा दीजिए। मतलब केवल प्रशासकीय स्वीकृति दे आदेश करना, आपको पैसा भी नहीं देना है, तो पूरे पैसे आप वापस ले गए, ये दुर्भावना अलग दिखता है। और उसके बाद बहुत से रोड जो पूर्व में स्वीकृत थे, बहुत से काम जो टेंडर लगे थे, वो काम आपने भी होल्ड करके रख दिया है, नहीं प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं, न उस संबंध में कोई निर्देश जारी कर रहे हैं। तो पुराना नहीं हो पा रहा था, नया एक बार हम तो चिंता ही करना छोड़ दिए, नया कोई हो सकता है। बजट में भी प्रावधान आया है 24-25 में, बस वो केवल रिवाइज होते जा रहे हैं, 3 बार 4 बार उसी चीज़ को बार बार मंगा रहे हैं। संबंधित विभाग के कर्मचारी भी परेशान हो गए, यार हम तो दे चुके हैं, उसके बाद फिर इसी प्रस्ताव मांगते हैं, फिर हम तो दे चुके हैं, फिर प्रस्ताव मांगते हैं। तो केवल साल भर से केवल रोटेशन हो रहा है, गोल गोल घुमाने का काम हो रहा है। ये अगर नया काम करे तो दिखाए ना भाई, हम तो बोल रहे हैं महतारी वंदन के छोड़ अगर कोई काम धरातल पे किया हो तो दिखा दे। किसानों को उन्होंने वादा किया था कि हम 3100 रुपये एक मुश्त राशि देंगे, और वो भी पंचायतों के माध्यम से देंगे, कैश देंगे। और अभी जब खरीदी आपकी आई तो आपने तो ऐसे भी 15 दिन लेट खरीदी किया है, और उसके बाद भी आप 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से डाल रहे हैं। वो 800 रुपये का हिसाब कब देंगे, प्लस 170 रुपये MSP का कब देंगे। तो ये जो लगातार किसानों के साथ भी ऐसा बिहेव करे, और सबसे बड़ी बात, जो राइस मिलर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके ही पार्टी के कद्दावर नेता के भाई जब सार्वजनिक बयान करता है कि कस्टम मिलिंग पूर्व की सरकार द्वारा इतना दिया जाता है, वर्तमान सरकार इतना कम कर दिया है जिससे हम परिवहन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे नुकसान का राइस मिलर्स को होगा, राइस मिलर को हो सकता है राइस मिल बंद करना पड़ेगा, कई राइस मिलर्स को फिर जान से हाथ धोना पड़े। ये सारी बयान आने के बाद भी सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रही है, और लगातार अगर उनके खिलाफ आवाज़ उनके पार्टी के अगर कोई उठा रहे तो उनके खिलाफ CBI छापा हो रहा है, जांच हो रही है, उनके छापा पड़ रहे हैं। तो ऐसे अपने ही लोगों को डराने का काम सरकार कर रही है। आपने धान खरीदी की बात कही सर, आप अपना नाकामी छुपाने के लिए आप मतलब कांग्रेस पार्टी खुद 4 किस्त में पैसा दे रहे थे किसान को, और आज बीजेपी 2 किस्त में दे रही हैं, एक 2300, उसका सीधा जो बाकी बोनस है उसको, ऐसा बीजेपी बोल। सुनिए ना, हमारी नाकामी नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि हम एक मुश्त देंगे, हमने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, धान का समर्थन में इतना देंगे, और जो राशि अंतर की राशि वो हम देंगे। तो जो किस्त राशि मिलती थी उसको ज़रूरत के समय पैसे मिलता था, किसानों को कभी कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी वर्तमान समय आपको बता देता हूँ, धान जरूर बिक गए थे, लेकिन किसी घर शादी थी, किसी का और अन्य समारोह था, अब लोगों को व्यापारी से भी कर्जा लेना पड़ा, शादी के लिए भी और अन्य चीज़ों के लिए। एक मुश्त पैसे आता है, बहुत जल्दी उसके रास्ता बन जाता है और बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो जो समय पर पैसा मिलता है उसका उपयोग होता है, तो उस हिसाब से हमने समय पर देने का काम किया था, और उस हिसाब से लगातार हमने कहा लोगों को और किसानों को उनकी जब आर्थिक ज़रूरत होती तो उस समय पैसा मिलता था, ताकि उनका काम चलता था। सर, अभी आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो पूर्व में स्वीकृत हो चुका था जो कार्य योजना, उसको भी अभी रोटेट कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं बड़े बड़े नेताओं से, तो उनका कहना रहता है कि जो अगर इच्छा शक्ति की कमी है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फंड की कमी नहीं है, हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो क्या बस बोलने की बात है कि वास्तविक में भेदभाव होता है? यदि वो चाहें तो मैंने जो प्रस्ताव पूर्व में जो स्वीकृत हुए थे, जिसे स्वीकृत कर दिया था, उसका प्रस्ताव मैंने संबंधित विभाग के कर्मचारी को भी, संबंधित विभाग के अधिकारी को और मंत्री को भी दिया है। और उसके बाद ऐसी बात करें तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप मेरे विधानसभा की बात लेके आप पूछ सकते हैं कि गुंडरदी विधानसभा का प्रस्ताव आपके पास आया कि नहीं आया, विधायक जी आपके पास लायक नहीं है, मंत्रालय में गया कि नहीं गया, संबंधित विभाग को गया कि नहीं गया, आपसे पता चल जाएगा। लेकिन जब हमने 3-3 बार वो प्रस्ताव दिया है और उसके बाद भी अगर ऐसी बातें करते तो मैं समझते दुर्भावना ही बात है। ये केवल झूठ की बुनियाद पर अपनी नींव मजबूत करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, सत्ता आती है और जाती है, अहंकार जो होता है ना वो दिख रहा है। अहंकार कभी किसी को नहीं करना चाहिए। यदि जनता तय कर देती है कि आने वाला समय किसका होगा तो वो सर्वोपरि है ना। जनता ही भगवान है, जनता ही चुनाव करता है। तो हमको जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही उसको करें, दुर्भावना मत करें। सरकारें आती हैं और जाती हैं, पार्टी के विधायक, जैसे हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार उनकी है, लेकिन हमारे प्रति अगर दुर्भावना रखें तो ये उचित नहीं है। हमारा विधायक निधि होता है 4 करोड़ का, पूर्व की सरकार ने 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया। उसमें प्रभारी मंत्री के माध्यम से 1 करोड़ को दस्तखत करके हस्ताक्षर करके देना पड़ता है। वो ऐसा समझ रहे कि प्रभारी निधि का ये प्रभारी मंत्री का निधि है, निधि विधायक का, उनका हस्ताक्षर होना रहता है, एक प्रोटोकॉल है औपचारिकता के आधार पर। तो वो अपने हिसाब से 60% रख लिए, 60 लाख। आज तक उसकी न स्वीकृति दे रहे हैं, नहीं हमको कोई संबंध में जानकारी दे। एक जनसंपर्क राशि होता है, लगभग 10 लाख होता है, उसमें 1,25,000 सांसद
को खर्च करने का अधिकार होता है, बाकी चीज़ें हम लोग को होता है। उसमें भी प्रभारी मंत्री का हस्ताक्षर होता है, प्रभारी मंत्री का अनुमोदन होता है, उसे भी लटका कर रख दिया। साल भर से केवल 3 लाख की स्वीकृति मिली, 5.5 लाख आज भी उनके पास रखा हुआ। तो छोटी छोटी काम के लिए हम जैसे विधायक को मिन्नत करना पड़ता है, जबकि पूर्व की सरकार में ऐसा नहीं होता था। जितने उसके निधि होते थे प्रभारी मंत्री दस्तखत कर देते थे, वो जारी हो जाता था, जनसंपर्क उसको जारी हो जाता था। छोटे छोटी ज़रूरत की चीज़ें होती, लोग आते हमारे पास, किसी को इलाज करना, किसी को पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी को अन्य चीज़ के चाहिए, उसके लिए भी हमको बार बार बोलना पड़ता है। ये स्थितियाँ हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं धरातल पे। आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, बीजेपी का सरकार है, लेकिन जनता तो प्रदेश की है, इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र को, तो यहाँ की जनता कहीं ना कहीं अब जो उनको मिलना चाहिए मूलभूत सुविधाएं, उससे वंचित हो रही है। तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पार्टी सत्ता में कौन सी पार्टी बैठे हैं, मैं किस पार्टी से आ रहा हूँ, लेकिन अगर काम नहीं करने दिया जा रहा है तब भी काम आपका कराने की जिम्मेदारी है? बिल्कुल, मैं लगातार एक जिम्मेदारी पूर्वक और जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। इन्होंने मुझे चुनकर भेजा है तो मेरी जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा होती है और लगातार लगा हूँ, चाहे स्कूल के संबंध में हो, चाहे अस्पताल के हो, चाहे रोड हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुल पुलिया, सब के लिए लगातार लगा हूँ। और मुझे पता है कि थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा इसके लिए, चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो या राजनीतिक स्तर पे हो। लेकिन जनता जानती है, समझती है कि सरकार दूसरे के बाद थोड़ा परेशानी होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार को भी अवगत कराना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े सुविधापूर्ण जो काम हैं, चाहे पुल के हों, चाहे सड़क के हों, या शासकीय अस्पताल हो, या स्कूल हो, अस्पताल हो, इस पर कभी राजनीति मत करें। वो जो जारी हुआ था या जो बजटेड हैं या जो प्रावधान हैं, उसको कम से कम जारी कर दें ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके और वो सुविधाओं के आधार पे उनको समुचित व्यवस्था मिल सके। ये हमारी एक सोच है और हमने हमेशा पार्टी की विचारधारा से हट के, आज भी ऐसे नहीं कि मेरे पास केवल कांग्रेस के लोग आते होंगे। मेरे क्षेत्र की जनता भाजपा कांग्रेस नहीं, जिसको जो लगता है उन्होंने मुझे नेतृत्व करने का अवसर दिया है। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग कांग्रेस के होंगे या सारे लोग भाजपा के होंगे, ऐसा नहीं है। सब प्रकार के लोग आते हैं। मुझे भी पता है कि ये भाजपा के समर्थित, लेकिन यदि मेरे पास एक उम्मीद से आए हैं तो क्या मैं उसे भगा दूंगा? बताइए, क्या मैं उसे वो लौटा दूंगा क्या? जबकि मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि विपक्ष का होकर भी मुझसे अगर अपेक्षा करके आया तो कहीं ना कहीं मेरे प्रति उनका विश्वास है, तो विश्वास पे चलता है और विश्वास की डोर मजबूत है, इसलिए मैं काम करता हूँ। मैं पार्टी कभी नहीं देखता। लेकिन ये जो भेदभाव कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि ये भेदभाव हटाएं और प्रदेश की खुशहाली के लिए और जनता की खुशहाली के लिए ऐसा कुछ काम करें जिसे जनता ने उसको मैंडेट दिया है, जनता ने उसको अगर बहुमत दिया है काम करने का, तो उस उम्मीद पे खरा उतरे। जी, अगर आपसे पूछा जाए सर कि जो बीते 1 साल आपका रहा है, उसमें बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ की क्या क्या रही? देखिए, बीते सालों में कुछ जो पूर्व की सरकार के द्वारा निर्माण काम जो चालू हुए थे, चाहे वो उद्यानिकी कॉलेज की निर्माण हो, अर्जुनदा स्वयं 2-3 कार्यक्रम बड़े बड़े हुए हैं, चाहे वो तालाब सौंदर्यीकरण हो, बस स्टैंड का हो, आसपास की कुछ सड़कें हैं जिसको आज़ादी के बाद बनना प्रारंभ हुआ है, वो सड़कें बनी, चाहे वो मनकी से हड़घन का रोड हो, या तेली टोला से केवट नवा गाँव का रोड हो, या फिर डेंगरापार से गढ़ेंडी का रोड हो, गीना से गढ़ेंडी का रोड हो। ऐसे बहुत से ऐसे सड़क हैं जो आज़ादी के बाद बाढ़ जो थे निर्माण का, वो काम भी ऐसे हुए हैं। तो पूर्व की सरकार ने लगभग बहुत से ऐसे काम, जो सिंचाई के क्षेत्र में काम, हड़घन जलाशय का जीर्णोद्धार हुआ है, बहुत से लिफ्ट इरिगेशन का काम हुआ है, और अभी विधायक निधि से कुछ काम हुआ है, फिर अन्य चीज़ों का भी ऐसा धीरे धीरे काम हो रहा है। अब स्वाभाविक है, 1 साल में तो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे विधानसभा चुनाव हो उसके बाद लोकसभा चुनाव, लोकसभा जैसे हमने काम करने का प्रयास किया तो सामने नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव, तो 1 साल ऐसे चुनाव में निकल जाता है। फिर भी प्रयास होता है कि हमारा जितना ज़्यादा हो सके हम लोग विकास का काम कर सकें। पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी सर, उस समय आप चुनाव जीत चुके थे, तब आपने कहा था कि मुझे 5 साल का अनुभव है, मुझे लड़ना आता है, मैं इतना मुझे अनुभव हो चुका है कि मुझे कैसे अपने जनता के लिए काम कराना है और अपने क्षेत्र में लाना है योजना, कार्य योजना को। तो क्या आप उसी बात पे भी अड़ी है, खड़े हैं? बिल्कुल, मैंने कहा ना, संघर्ष करना ये मेरे जीवन का एक अंग है, चाहे जनता के लिए हो या क्षेत्र के लिए हो या अन्य लोगों के लिए हो। और संघर्ष के कारण ही कामयाबी मिलती है। अगर आदमी लड़ना छोड़ दे तो मैदान से पीछे हट जाता है। हम विपक्ष में ज़रूर हैं लेकिन मजबूत हैं और इरादे भी हमारे मजबूत हैं। जनता के विकास के काम हो, क्षेत्र का विकास का काम हो, चाहे जिस भी काम के लिए हो, जिससे भी हमको लड़ना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं।
बाकी विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, ये हमारा पूरा आत्मविश्वास है। जी, अभी आपने डीएड बीएड शिक्षकों की बात की सर, तो जो पूर्व मंत्री रहे हैं अभी सांसद है वर्तमान में बृजमोहन जी, तो वे कहे थे कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती हम कराएंगे। अभी लगभग 1 साल हो गया छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को, और जो भी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं डीएड बीएड के, उनको निकालने की बात चल रही है। तो क्या जो 33,000 शिक्षक भर्ती करना था और उसके बाद निकाल रहे हैं, क्या सही लगता है आपको? देखिए, बीएड वालों को तो आपने निकाल दिया, निकालने के नहीं, बीएड वालों को आपने निकाल दिया, बिठा दिया। अब उनके पास रोजी रोटी की समस्या, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो दूसरी नौकरी छोड़कर शिक्षक की नौकरी ज्वाइन किए थे, अब उनके पास दोनों निकल गए, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना। पूर्व वाला नौकरी भी चला गया, वर्तमान वाला भी चला गया। और आपने पिछले विधानसभा में एकदम मतलब दहाड़ करके कहा था, पूरे सदन, भरे सदन में, उस समय मैंने भी क्वेश्चन लगाया था कि जो छत्तीसगढ़ी वालों को भी होना चाहिए करके, तो उस समय तत्कालीन उसमें मंत्री थे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, बोले कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्दी करेंगे, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त सरकार के पास पैसा है, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन जब वो सांसद बन गए, चुनाव खत्म हो गया, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं रही। युक्तिकरण के नाम से बड़ा खेल चलने वाला था, अब इसे आनन फानन में रोक दिया गया। क्योंकि युक्तिकरण के नाम से क्या हो रहा था कि जैसे मैं सपोज करता हूँ मेरे अर्जुंदा में 2 प्राथमिक और 2 माध्यमिक है, तो 1 माध्यमिक एक में मर्ज हो जाएगा, 1 प्राथमिक एक में मर्ज होगा, तो इसी आपका सेटअप खत्म हो जाएगा। तो ये इनकी तैयारी थी, पूरे लगभग छत्तीसगढ़ में इनका ये था कि 50,000 पद को अतिरिक्त दिखा करके जो 33,000 की घोषणा उसको ख़त्म करने का एक प्रयास। मतलब बेरोजगार जो बीएड डीएड कर लिए हैं, जो एक नौकरी की आस देख रहे हैं, प्रशिक्षित हैं, उनके प्रति अब रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी। तो ये युक्तिकरण के नाम से खेल करने वाले थे, इसमें तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इनका कोई ठिकाना नहीं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि उनके उस समय के तत्कालीन मंत्री जी ने अगर घोषणा किया है तो उस बात पर अमल करना चाहिए। और जो प्रशिक्षित हैं बेचारे, जो आज बीएड के डिग्री लेकर वहाँ पर नौकरी करते उनको निकाल दिया गया, उसके बारे में भी एक मानवीयता के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षित हैं, अच्छा एक शिक्षा दे सकते हैं और इस स्तर की पढ़ाई भी कर सकते हैं, उनके प्रति भी सरकार की एक सोच संवेदनशील होनी चाहिए। जी सर, हम लगातार फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो उनका भी जो किसान हैं उनकी समस्याएं सबसे ज़्यादा ये है कि टोकन तो कट गया है, चूँकि सोसाइटी में धान उठाव नहीं हो पा रहा है, मिलिंग का काम, कस्टम मिलिंग का काम नहीं हो पा रहा है, तो वो वहाँ स्टॉक जमा हुआ है, तो सोसाइटी बोल रहे हैं कि अभी आपका हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से धान उठाव नहीं हुआ है, तो बहुत समस्या हो रहा है किसानों को। मेरे भी क्षेत्र में अभी अगर आप घूमना चाहेंगे तो बहुत से ऐसे समिति है जहाँ खरीदी बंद हो गया है। अभी कुछ दिनों से खरीदी चालू हुआ है, उठाव चालू हुआ है, लेकिन यदि लगातार ये स्थिति रही तो समिति लाश में जाएगा, क्योंकि 2 महीना 2.5 महीना अगर स्टॉक रहा तो सुखद होगा, सुखद की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? समिति के ऊपर होगी, तो समिति टोटल लाश में चला जाएगा। और रही बात मिलिंग की बात, मिलिंग पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रहा है, व्यापारियों जो राइस मिलर्स जो हड़ताल थे उसके हड़ताल का खामियाजा किसान भुगत रहे। सरकार से जो बातें हुई थी, सरकार इस रोज़ उचित ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण ये सारी व्यवस्था निर्मित हो रही। अब आप धान खरीदी केंद्र से सीधा संग्रहण केंद्र ले जा रहे हैं, संग्रहण केंद्र में डंप होगा, बरसात कभी भी मौसम का कोई ठिकाना नहीं, कब पानी गिर सकता है, क्या हो सकता है, तो खरीदी केंद्र में भी धान है, संग्रहण में भी धान होगा, तो लाज सरकार को भी होगी, किसान को भी होगा, समिति को होगा। तो ये सारी व्यवस्था आपके पास है। बीच में बारदाना की कमी बहुत ज़्यादा रूप से आई थी, तो किसान के पास बारदाना नहीं, 50% बारदाना किसानों से वसूल किया जाए, किसानों को बोलते ये आदेश कर दिया कि आप 50% बारदाना लाएंगे तभी खरीदी चालू होगी। तो ये अमूमन ये व्यवस्था जो लगातार चली है, जिसके कारण पूरी खरीदी व्यवस्था चरमरा गई थी। अब धीरे धीरे सुचारू रूप से करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपने तो देर कर दिया है। अब आपको स्वाभाविक है जनवरी तक करना है, फरवरी तक आपको खरीदी का डेट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फरवरी तक आप डेट बढ़ाएंगे। समिति में अभी आप देखेंगे कि धान का स्टॉक बफर लिमिट से ज़्यादा हो चुका है। अगर किसी की क्षमता 10,000 क्विंटल है, वहाँ 20,000 क्विंटल वहाँ रखा हुआ है डम करके, तो जब तक परिवहन नहीं होगा तब तक फिर वो लेंगे कैसे? तो ये परिस्थितियाँ आज हर जगह, अमूमन पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में है, ये सब जगह देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसके पीछे अगर कोई कारण है तो इनकी विफलता है, इनकी निष्क्रियता के कारण है। महतारी वंदन की बात करते हैं सर, आपसे चर्चा हुई थी इस मुद्दे पर कि भाजपा जो सरकार में आई है छत्तीसगढ़ में, उसका एक फैक्टर है महतारी वंदन योजना, और हम कैबिनेट मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री सबसे चर्चा किए हैं, तो उनके सामने हम सवाल रखे हैं कि एक फेज़ इसका और आना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत से महिलाएं हैं जो इससे वंचित है और वो पात्र रखती हैं।
आपसे भी चर्चा की थी तो बोले थे कि मैं इस बात को वहाँ ले जाके रखूँगा, लेकिन अभी तक वो दूसरा फेज़ का डेट नहीं आया है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आ सकता है, या फिर सिर्फ बस जो जितने लोग को मिल रहा है वो मिलते रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं? अब तो सत्यापन के नाम से काटे भी जा रहे हैं। पहले जो भी हुआ था अब तो काट भी रहे हैं। 70 लाख इनका था, अब तो 2-4 लाख कट भी गए हैं। और उसमें जुड़ना था, पोर्टल लाख है। अब जिनकी शादियां पिछले साल हुई हैं उनको तो उसका लाभ मिलना चाहिए ना, उसके पहले साल में हुई है उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। लगभग इन 2 साल के ड्यूरेशन में बहुत से शादियाँ हुई हैं, बेटी से बहू बन के गए हैं, तो उन बेटियों को तो उनका लाभ मिलना चाहिए। तो लाखों ऐसे हैं, तो वो पोर्टल खोल के उसका पंजीयन होना चाहिए, तो उस पर तो नहीं हो रहा है, पंजीयन भी नहीं हो रहा है। और फिर वेरिफिकेशन के नाम से बहुत सारी चीज़ें, अभी आपने देखा बस्तर में प्रकरण सामने आया सन्नी लियोनी वाला, तो ये परिस्थिति मतलब इसमें भी धांधली हुआ है। लोग किसी के नाम से अपना आईडी डाल के उसमें खाता डाल के बढ़िया आहरण भी कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लाखों ऐसे फर्जी हो सकते हैं। वो मामला जब प्रकाश में आया तब तो निकल रहा है, अब इसकी जांच होगी तो लाखों से फर्जी वाला भी सामने आ सकता है। तो वो केवल 1000 के चक्कर में आपने सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं बंद की थी। हमारी सरकार ने जब वादा किया था, यदि सरकार हमारी आती तो हमने कहा था कि स्कूल की फ़ीस माफ़ होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, डीएड बीएड करते हैं या मेडिकल करते हैं, ऐसे छोटे परिवार जो नहीं कर पाते, वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमने एक रास्ता बनाया था। लेकिन केवल 1000 के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें गई। और आज सबको पता है, महिलाओं को पता है कि वो 1000 हमारे लिए ज़रूर एक कहा जाए उसको कि 1000 हम दे रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा आता है 1000 आए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उसकी खर्चा की जब बात आती है तो आज बिजली बिल देख रहे हैं बराबर डबल हो गया, आपका गैस का स्थिति देख लो। तो मतलब सीधा इसका असर रसोई पे पड़ा है। वो 1000 के चक्कर में सीधा हमारे घर के चूल्हे पर उसका असर पड़ा है। तेल से लेके प्याज से लेके लहसुन से लेके दाल से लेके सारी चीज़ों को महंगा आपने कर दिया है। तो 1000 को आपने ले जाने का भी रास्ता आपने बना लिया है। एक बात है सर, ये सोचने की बात है, जैसे कि आप सरकार के मतलब विपक्ष में हैं, आप सरकार में बीजेपी पार्टी है, तो जो काम करवाना चाह रहे हैं, जो महिलाओं से हित में हैं, या फिर जो मूलभूत सुविधा जहाँ तक मिलनी चाहिए और जो एक अनुदान राशि आपको मिलना चाहिए, जो आपका अधिकार है कि उस पैसे को आप क्षेत्र के विकास में खर्चा कर सकते हैं, उसको आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जो प्रभारी मंत्री बीच में एक आ गए, जैसे राज्यपाल काम करते हैं किसी भी बिल को साइन करने के लिए, तो क्या ये सही लगता है आपको, ये होना चाहिए कि आपके हाथ में से जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो निधि की बात मैंने कहा है, उसको अधिकार स्थानीय विधायक को दे, सांसद मतलब सांसद को देना चाहिए, विधायक तो विधायक को देना चाहिए। उसमें बीच का कोई रास्ता नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस निधि का उपयोग कहाँ हुआ है, आपके पास उसका पूरा सत्यापन वेरिफिकेशन करने का अधिकार सरकार को है, संबंधित विभाग को है। क्योंकि जब जारी होता है काम तो दिखता है कि किस काम में मद राशि जारी हुआ है, तो कोई बता सकता है कि किस गांव में कौन से विकास के लिए कितनी राशि गया है। तो उसके लिए क्या होता है, अननेसेसरी हमारा समय भी जाता है और काम को करने में लेट हो जाता है, देर हो जाता है। जैसे हमने कहा है कि कागज महीने में हो जाएगा, लेकिन 4 महीने तक वो साइन हो के नहीं आया तो काम में देरी होती है। तो अगर हमारे पास सीधा अधिकार हो जाएगा तो हम तुरंत जिसको जो करना है हम लोग उस हिसाब से जारी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया में थोड़ा सा विधायकों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वो सीधे रूप से जनता को जो लाभ मिलता है सीधे रूप से जनता को लाभ दिला सके। ऐसा मेरा एक मानना भी सोच है और हमारी एक मांग भी चल रही है इस संबंध में। आत्मानंद स्कूल की बात आप कर रहे थे सर पिछली बार, कि बहुत से ऐसे गरीब आदिवासी गरीब के लड़के हैं और कम पढ़े लिखे माँ बाप के बेटे हैं जो आज वहाँ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज उनकी हालात क्या है? क्या शिक्षा के स्तर में कुछ बदलाव आया छत्तीसगढ़ में 1 साल में? देखिए, जब सरकार इनकी आई तो 2-3 महीने के बाद इन आत्मानंद स्कूलों में चाक और डस्टर लेने के लिए पैसे नहीं थे, जबकि वो रीढ़ होता है कोई भी संस्था या स्कूल, सरकार चाहे जिसकी भी रहे, अगर आपके पास आए तो उस स्कूल को संचालन करने का जिम्मा आपका होना चाहिए। आप चाहे जिस रूप से उसको चलाएं। अगर वो एक बड़ा प्लेटफार्म हमने तैयार किया था। देखिए, जब शुरुआत होती है किसी चीज़ का तो एकदम से उफान पे आ जाए, एकदम से प्रगति पे आ जाए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे उसको संवारना पड़ता है। तो हमने प्रयास किया था और 2 साल में लगभग तस्वीर बदली थी। शिक्षा के प्रति लोगों का एक लगाव झुकाव आया था। जो जितने भी निजी स्कूलों में थे बच्चों को निकाल कर आत्मानंद स्कूल में डाले थे। मतलब मैं स्वयं अगर अर्जुंदा की बात करूँ, जहाँ 350 दर्ज संख्या थी वहाँ 1200 हो गया। तो लोगों में एक झुकाव तो आया ना, स्कूलों के प्रति शिक्षा के प्रति एक लगाव आया था। और गर्ल्स स्कूल में भी वैसे स्ट्रेन कम था, वहाँ भी बढ़ गया। तो लगभग अमूमन सब जगह जहाँ जहाँ खुले वहाँ वो स्ट्रेन बढ़ा है। तो लोगों में उसके प्रति एक विश्वास आया था और विश्वास आज भी है, पालकों को आज भी विश्वास है। हम उसको समुचित व्यवस्था दें और ख़ासकर स्कूल और अस्पताल में अगर सुविधा देने की बात करें तो उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारा
एक बेस तैयार होता है, एक नींव तैयार होता है, और वो आने वाले बच्चे अपने भविष्य के लिए जो सपना देखते संजोते हैं वो गढ़ के चलते हैं। तो उसमें किसी प्रकार की कोई पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, और उसको एक अलग से सोच से हट के करना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा से हट के हम सीधा सीधा उसको उन्नयन कैसा कर सकें, उसको विकास कैसा कर सकें, उसको समुचित सुविधाएं कैसा दे सकें, ये प्रयास हर सरकार की होनी चाहिए। जी, आखिर एक दो सवाल सर, जो आपका 1 साल रहा, 1 साल हुआ है, और जो आने वाला 4 साल है, तो इस दौरान क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कौन से क्षेत्र में आप विशेष ध्यान देने वाले हैं? मेरा शुरू से रहा है, मेरा बालोद जिला और ख़ासकर मेरा गुंडरदेव विधानसभा कृषि आधारित है। तो ज़्यादातर मैं सिंचाई की सुविधा कितना अच्छा हम किसानों को दे पाएँ, इस पर मेरा पहला फोकस है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से है, जितना ज़्यादा हम स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अचानक जब कोई गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट होते हैं और कुछ होते हैं, तो हमको सीधा सीधा रिफ़र करना पड़ता है या मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव या मेघारा रायपुर। तो वो सुविधाएं क्षेत्र में जैसे मिल जाए त्वरित का, तो छोटा छोटा ओटी के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से लोगों को सुविधाएं मिल सके। महिलाएं जिनको गर्भवती रहती हैं उनको यहीं पर प्रसव हो जाए, उनको बाहर जाने की ज़रूरत मत पड़े। छोटे छोटे हर्निया से लेकर और छोटे छोटे ऑपरेशन वो स्थानीय स्तर पर सुविधा, ये हमारे प्रयास है। स्कूल का संचालन बड़ा अच्छा हो, ये हमारी कोशिश और प्रयास है कि जहाँ जहाँ भवन विहीन स्कूल, इसके लिए लगातार हमारा प्रयास जारी है। पूर्व की सरकार में भी मांग चली थी, लेकिन अभी तक इसमें हमने एक प्रयास किया कि आज हमारे विधानसभा का पिनकापा में प्रयास आवासीय विद्यालय चल रहा है, तो यहाँ के बच्चे को वहाँ पर जाने के एक प्रयास, केंद्रीय विद्यालय की हमने मांग की है, लेकिन अभी तक उसमें सकारात्मक पल सरकार की ओर से नहीं है, जबकि हमने ज़मीन सारी चीज़ें दे चुकी है। हम चाह रहे हैं कि एक राजनीतिक विचारधारा, जैसे हमारे यहाँ 2 स्कूल हैं जिसकी पूर्व की सरकार द्वारा घोषणा हुई थी शासकीकरण करने की, एक पैरी का श्री राम विद्या मंदिर और एक भाठा गांव बी का नेहरू उच्चतर माध्यमिक शाला, जहां स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां पर मुख्य अतिथि बन के गए थे। और समाज का स्कूल है, आदिवासी समाज, कंवर समाज के जो संचालित है, उस संबंध में भी हमने निवेदन किया था, लेकिन उस पर अभी सरकार कोई ध्यान नहीं देती। तो मैं सोचता हूँ कि शिक्षा का जो क्षेत्र है, जहाँ अनुदान प्राप्त स्कूल है, वहाँ अगर सुविधा के लिए बाट जो रहा है, तरस रहा है, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके कमी को पूरा करके संसाधन उपलब्ध कराएं। तो मेरा प्रयास है कि स्कूल, अस्पताल और सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, आने जाने का रास्ता हो। तो बहुत से ऐसे सड़क हैं जो निर्माण हो चुके हैं, कुछ सड़क हैं जिसके लिए प्रस्ताव गया है, बजट में भी उसके प्रस्तावित हैं। अब देखते हैं कि जितना जल्दी कैसे हो पाता है। कुछ पुलियाँ हैं जो एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने का काम करता है, उसके लिए भी बजट में प्रावधान है, और जितनी जल्दी राशि उपलब्ध हो जाए उतना जल्दी निर्माण का हो जाए, ये सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं। जी, एक बहुत बड़ा बदलाव आया सर 1999 के बाद से सीधा 2024 में जो चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय चुनाव का, त्रिस्तरीय पंचायत का, तो उसमें अब सीधा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगम महापौर का। ये कितना सही, क्या बीजेपी अपने फायदे को लेकर इसको लाया गया अध्यादेश? ये फायदा और नुकसान की बात अलग है। चुनाव सही समय पे होना था। दिसंबर में आपके शहर की सरकार का डेडलाइन ख़त्म है ना। जब 1 साल आपकी सरकार हो गई तो पूरी तैयारी आपको कर लेना चाहिए था। क्वान्टिफाइबल डाटा आपके पास होना था। ओबीसी से लेके एसटी एससी जितने भी जनसंख्या उसके अनुपात पे आपको आरक्षण देना है, वो तो तय है, कोई आप उसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं। जहाँ जैसा उसका अधिकार आपको देना है, लेकिन आप सही समय में आपकी नियत क्या है, आपकी नियत नीति क्या है, वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। 2-3 बार आपने चुनाव के डेट को एक्सटेंड किया है, चाहे पंचायत के आरक्षण का हो, नगरीय निकाय का, और ये संभव नहीं हो पाता कि अब वर्तमान सही समय में आप चुनाव कर पाएंगे, क्योंकि फरवरी और मार्च में बोर्ड की एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम में सारे शिक्षकगण हैं लग जाएंगे, तो वो आपके चुनाव के कार्य प्रभावित होगा। तो परिणाम चाहे जो भी होता, लेकिन आपको सही समय पर चुनाव करना था, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव, या नगर पालिका का, या फिर पंचायत का चुनाव। आप नहीं करके लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आपकी नियत, आपकी मनसा आप बता सकती है। लेकिन चुनाव नहीं होने से बहुत सारे तंत्र जो प्रभावित हो रहे हैं। और आपने अगर कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उस हिसाब से आपको तैयारी है तो पहले कर लेना था। उस हिसाब से तो तैयारी आपकी हो जाती है, आप चुनाव भी आपके सही समय पे हो जाता है। लेकिन सही समय चुनाव नहीं कर रहे हैं आप, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी खामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साल भर में आपने जो धरातल पर काम करके दिखाना था वो नहीं कर पाए। तो आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं परिणाम से कि नगर शहर सरकार से आपकी जड़ें हिल सकती हैं, या पंचायत स्तर पर आपकी जड़ें जो आपको बड़े बड़े लोक लुभावन सपना देखें उसमें भी आप फेल हो सकते हैं।
ऐसा मेरा सोचना है। बाकी तो जनता तय करती है, जिसको प्रतिनिधि चुनना है वो गांव की सरकार, गांव की जनता तय करती है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा अलग होता है, लेकिन गांव की सरकार गांव के लोग तय करते हैं कि इसको अपना जनप्रतिनिधि बनाता है। लेकिन सरकार को नियत ठीक होनी चाहिए थी और समय पर चुनाव करा देना चाहिए था। जी, एक आखिरी सवाल सर, क्या आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं 1 साल के? मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जितना करना था उतना उम्मीद से कम काम हुआ है, और मेरी पूरी कोशिश है कि जो कमी हुई है उसको जितना जल्दी पूरा करके एक नए कलेवर के साथ उस काम को करूं, ताकि जो जनता की मेरी अपेक्षा मुझसे रखे हैं, जो उम्मीद भरोसा मुझ पर रखें, उसको अमली जामा पहनाकर एक गुंडरदेवी विकास के काम को धरातल पर ला सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले हमसे चर्चा किए, जो क्षेत्र में काम हुआ है, जो करने वाले उसके ऊपर कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से जनता को? प्रदेश की जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूर्व में आप लोगों ने हमें सरकार पे रहकर काम करने का अवसर दिया। अब अभी मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ये ज़रूर जनता तय करती है कि सरकार किसका हो, कैसे हो, लेकिन काम करने का, धरातल पे काम करने का जो सारी जिम्मेदारी होती है सरकार की होती है। मैं अपने गुंडरदेवी विधानसभा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके दोबारा इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। और एक मिथक को तोड़ा कि लगातार कोई दूसरा विधायक यहाँ पर रिपीट नहीं होते, तो ये जनता का विश्वास है, जनता का भरोसा और जनता का प्यार है। ये भरोसा उनका बना रहेगा, और इसी भरोसा को लेकर मैं जनता से भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया है तो उम्मीद बनाए रखिए, आपकी भावनाओं और आपकी भरोसा के अनुरूप काम होगा, ये मेरा पूरा वादा है। जितना मैं सोचा था उतना मैं करके रहूँगा, और जितना मैं नहीं सोचा था उससे मैं ज़्यादा करके रहूँगा आने वाले समय में, ऐसा कहना है गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से विधायक का। फिलहाल कितना काम हुआ है और कितना काम हो सकता है, क्योंकि इनका 5 साल का कार्यकाल पहले भी देख चुके हैं, इसका आकलन और तर्क आपको करना है। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।